नमस्कार साथियों, मैं ऊपर सिंह राठौर स्वागत करता हूँ सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज का जो अपना टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है मध्य प्रदेश में जो तालाब हैं, ठीक है ना? जो लेक्स हैं, उनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? पहली बात तो ये है कि डायरेक्ट तालाब और किस शहर या ज़िले में है, ये प्रश्न बन सकता है। दूसरा वेटलैंड से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। तीसरा हर तालाब की अपनी कुछ कहानियाँ होती हैं, स्पेशल कुछ चीज़ें होती हैं, उनसे भी आपसे जो है प्रश्न बन सकते हैं। चौथा आपका एक अपना नॉलेज, ठीक है? तो नॉलेज के लिए भी ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है और कुछ ऐतिहासिक घटना, दुर्घटना जो घटी हैं, उनके संबंध में भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाती है, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है? जैसे भोपाल के तालाब की चर्चा करेंगे तो राजा भोज क्यों बनवाया था राजा भोज ने? फिर उसके आगे छोटा तालाब कैसे बना? क्या घटना दुर्घटना हुई? वहाँ पर पारस पत्थर की कहानी क्या है? रानी कमलापति की जल समाधि की कहानी क्या है? ठीक है ना? इन सभी चीज़ों पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले स्टार्ट करूँ, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को या क्लास को आप लाइक ज़रूर कर दें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। बहुत अच्छी खासी सीरीज़ हम लोग यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो ये ज़रूर करें आप लोग। इसके साथ में आप लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो इंस्टाग्राम पर भी आपको कुछ नॉलेजेबल वीडियोज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। साथ में ये आपका टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है ना? बीएस राठौर सर एईपी के नाम से, ठीक है ना? तो इस ग्रुप को भी आप लोग ज़रूर जॉइन कर लें, टेलीग्राम का जो ग्रुप है आपका, ठीक है? इसको भी जॉइन करें, है ना? चलिए, एडवांस एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म आपका जो है, ठीक है? इसको भी आप लोग जॉइन करें। इसके साथ में ये जो नंबर दे रखा है, इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड कर लिया जाए। व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड हो जाएँगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। एक तो चैनल की लिंक आपको मिलती जाएगी, जो भी लेक्चर्स होंगे, साथ में जो पीडीएफ रहेगी, वो पीडीएफ भी आपको मिलती जाएगी, ठीक है? तो उससे आपके नोट्स प्रिपेयर करने की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो इसलिए चीज़ें ज़रूर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और जितनी वीडियोज़ पहले हो चुकी हैं, उन सारी वीडियोज़ को अच्छे से डिटेल में देख लें। किसी न किसी एग्ज़ाम में काम आने वाली हैं। हर एग्ज़ाम में ये वीडियोज़ आपको काम आने वाली हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें, ठीक है? बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण तालाब उनकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना? प्रमुख झीलें और जो तालाब हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भोजताल की, ठीक है? जो कि आपके कहाँ पर है? भोपाल में है। भोपाल का प्रमुख तालाब है, ठीक है? भोपाल शहर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। उसमें जो सबसे बड़ा तालाब है, वो आपका कौन-सा है? भोजताल, ठीक है? इसी की चर्चा करते हैं। भोजताल की बात करें तो भोपाल शहर में स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील इसको आप कह सकते हो, मैन मेड झील है, ठीक है ना? इसको जो है एंशिएंट टाइम पीरियड में जो है बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? राजा भोज के द्वारा, ठीक है ना? परमार शासक, परमार डायनेस्टी जो थी उसके सबसे महत्वपूर्ण राजा थे राजा भोज, ठीक है ना? लगभग हम बात करें तो 950 से लेके 1050 ईस्वी के लगभग में इन इस तालाब का निर्माण हुआ। हालांकि 1000 ईस्वी से माना जाता है। 1000 ईस्वी से लेके 1050 ईस्वी के ड्यूरेशन में इस तालाब का निर्माण करवाया। राजा भोज ने इकलौता ये तालाब नहीं बनवाया था, ठीक है ना? सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का उस समय का जो तालाब था, इनसाइक्लोपियन डैम, वो भी बनवाया था, ठीक है ना? तो उसको भी ध्यान रखेंगे। इनसाइक्लोपियन बांध बनवाया था, ये आपकी बेतवा नदी पर है, ठीक है ना? कहाँ पर है बेतवा नदी पर? भोजपुर, ठीक है ना? रायसेन जिला। तो भोजपुर में आपको पता है मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है भोजपुर। जो भोजपुर शहर है उसकी स्थापना भी राजा भोज ने की थी। वहां पर भोजपुर का विशाल शिवलिंग मंदिर बनवाया था, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो शिवलिंग है, ठीक है ना? लगभग 18 फीट ऊंची जो है शिवलिंग, पूरा का पूरा अगर हम देखेंगे तो जो है उसका निर्माण करवाया था। उसी के बगल से बहती है बेतवा नदी, जिस पर एक डैम बनवाया गया था, जिसको इनसाइक्लोपियन बांध कहा जाता है। ये उस समय पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तालाब हुआ करता था, जिसमें रायसेन जिले का बहुत बड़ा एरिया जो है डूब में आता था। मंडीदीप, अब्दुल्लागंज, गौहरगंज, आसपास की जितनी तहसीलें हैं, सारा का सारा जो एरिया है वो डूबा हुआ था। इस डैम को किसने तोड़वाया था? होशंग शाह। जब मालवा का शासक मध्यकाल में होशंग शाह बनेगा, तो होशंग शाह इस बांध को जो है तोड़वा देता है। उसके पीछे दो रीजन बताए जाते हैं।
पहला कारण कहा जाता है कि उसका लड़का था जो कि यहाँ पर तालाब में शायद कुछ एक्टिविटी करने के लिए आया था, तो वो उसमें डूब के मर गया था, इसलिए उसने इस तालाब को तोड़वा दिया। दूसरा कारण जो है आर्थिक रूप से, और अगर देखा जाए सुरक्षा के रूप से, तो कहा जाता है कि जो मंडी द्वीप वाला इलाका है, एक द्वीप था, ठीक है ना? एक आइलैंड के रूप में था, तो यहाँ पर जो चोर डाकू लोग रहते थे, वो आस-पास की जगहों में लूट करते थे और जाके पानी में जो है ये जो बोट होती है उनके थ्रू पहुँच के जो मंडी द्वीप है, जो टापू बना हुआ था, आइलैंड था, उस पे छुप जाते थे। तो इससे आस-पास की जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी, होशंग शाह भी परेशान था। दूसरी बात, होशंग शाह को उपजाऊ भूमि की भी आवश्यकता थी, तो होशंग शाह ने दिमाग लगाया कि अगर इस तालाब को तोड़ दिया जाए, इसकी पार को तोड़ दिया जाए, तो जो भूमि निकलेगी, सोच के देखो कितनी उपजाऊ रहेगी, इसलिए कहा जाता है उसने उस डैम को तोड़ दिया। 3 वर्षों तक लगातार जो पार तोड़वा दी गई, है ना? तो सोचो कितनी तेज़ पानी खाली हुआ, लेकिन कहा जाता है कि लगभग 3 साल लग गए पूरे डैम को खाली होने में। तो सोच सकते हो कि कितना बड़ा जो डैम रहा होगा, कितना पानी होगा उसमें, कि लगातार 3 सालों तक वो पानी बहता रहा, तब भी तालाब नहीं सूखा। 3 साल से अधिक समय लगा, तब जाके ज़मीन जो है बाहर आई, ठीक है? जिस पर आज बड़े-बड़े शहर और तमाम पॉपुलेशन बनी हुई है, ठीक है ना? तो ये भी इन्होंने निर्माण करवाया था। इसी प्रकार एक कहानी यहाँ से जुड़ती है, क्या स्टोरी है? कहा जाता है राजा भोज को चर्म रोग हो गया था, ठीक है ना? चर्म रोग, स्किन डिसीज़ कुछ थी जो उनको हो गई थी, उसके इलाज के लिए वो बड़े परेशान थे, तो कहा जाता है कि कोई एक साधु संत थे, जब उनसे वो मिले तो उन्होंने उनको एक सलाह दी कि आप अगर चाहें, तो इसका जो है उपाय कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। उसके लिए 7 नदी-नाले, मतलब कोई भी ऐसे सोर्स हों, जो 7 जगह से निकलते हों और उनका पानी कहीं एकत्रित अगर आप कर लें किसी भी तरीके से, तो वो जो पानी इकट्ठा होगा, अगर उससे आप स्नान करेंगे, तो ये चर्म रोग जो है आपका हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो कहा जाता है इसी को ध्यान में रखते हुए राजा भोज ने एक जगह देखी जहां पर एक नदी बहती थी, कोलांस नदी, है ना? क्या थी? कोलांस नदी। ऐसी एक आपकी नदी है कोलार, कोलार रिवर भी बहती है, ठीक है ना? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोलांस नदी की, ठीक है? तो कोलांस नदी पर इन्होंने क्या किया, एक बांध बनाया, जिससे कि एक तालाब बना, जिसको आज हम भोपाल का बड़ा तालाब कहते हैं, भोजताल के नाम से उसको जानते हैं। कोलांस नदी पर बनाया और उसमें स्नान करने के बाद कहा जाता है कि उनकी बीमारी ठीक हो गई थी, ठीक है ना? तो ध्यान रखेंगे कि राजा भोज के द्वारा कोलांस नदी पर इसको निर्मित करवाया गया। मार्च 2011 तक इस झील को अपर झील या बड़ा तालाब के रूप में जाना जाता था। राजा भोज के सम्मान में इसका नाम बदलकर भोजताल कर दिया गया, ठीक है? पहले इसको बड़ा तालाब बोलते थे, अपर झील, बड़ा तालाब, ठीक है? 2011 में क्या किया गया भैया, इसका नाम बदल के भोज तालाब कर दिया है, भोजताल कर दिया है, ठीक है? 2002 में रामसर भूमि या आर्द्र भूमि या वेटलैंड में इसको शामिल किया गया है, जो कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता ही चुका हूँ, है ना? भोपाल के झीलों की नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए झील पर एक स्तंभ पर तलवार के साथ में, ठीक है, खड़ी राजा भोज की एक विशाल मूर्ति का निर्माण किया गया है, ठीक है? जब आप वीआईपी रोड जाते हो, ठीक है ना, वीआईपी रोड आप घूमने के लिए जाते हो, तो यहाँ पर एक स्पॉट बन गया है जहाँ पर टूरिस्ट लोग रहते हैं, ठीक है ना? एक बेस बनाकर राजा भोज की एक मूर्ति यहाँ पर खड़ी कर दी गई है, लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फी वगैरह लेते हैं। तो ये आपका भोपाल का बड़ा तालाब है। अब सवाल उठता है, इसके आसपास क्या-क्या महत्वपूर्ण चीज़ है? तो देखो, वीआईपी रोड हो गया है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा लेक व्यू है, जहाँ पर आप किलोमीटरों तक जो है पैदल वॉक कर सकते हैं। अच्छा सुंदर बनाया है, ठीक है? इसके अलावा बोट क्लब बना हुआ है, जहाँ पर आप बोटिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट लोग जाते हैं घूमने-फिरने के लिए, ये सब चीज़ें। इसके अलावा क्या है, तो यहाँ पर है वन विहार नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिल जाएगा। वन विहार नेशनल पार्क की बात करें तो उसको एक चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है, तो चिड़ियाघर कहें, वन विहार नेशनल पार्क कहें, बहुत बड़ा नहीं है। एकलौता नेशनल पार्क है जो शहर के बीच में है, ठीक है ना? इतना छोटा है। कुल एरिया इसका 445 हेक्टेयर के लगभग का है। हाँ, लेकिन सारे के सारे जीव-जंतु यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ये क्या है, रेस्क्यू सेंटर भी है, ठीक है ना? नेशनल पार्क होने के साथ-साथ क्या है, रेस्क्यू सेंटर भी है। तो जितने भी आस-पास में कोई जानवर वगैरह जो है, एनिमल वगैरह आपको घायल अवस्था में मिलते हैं, उनको रेस्क्यू करके यहीं पर लाया जाता है, जहाँ इनका इलाज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सर्प उद्यान भी है, यानी कि आप कह सकते हैं रेप्टाइल पार्क भी है, ठीक है? जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रजाति के जो सांप होते हैं, उनको भी यहाँ पर रखा गया है और ये इकलौता सर्प उद्यान है ना? तो अगर आपको सांपों की प्रजातियों को देखना है, तो एक बार यहाँ विजिट ज़रूर करें, ठीक है? इसके अलावा और क्या है इसके किनारे? तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। पहले इसको केवल मानव संग्रहालय कहा जाता था, ठीक है? ये नेशनल लेवल का जो है मानव संग्रहालय है ना? पहले इसको दिल्ली में बनाया जाने का प्लान था कि भाई इसको जो है दिल्ली में स्थापित किया जाए, लेकिन चूँकि इसके लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए था और उतनी जगह दिल्ली में नहीं मिल पा रही थी। फिर इसलिए इस प्रोजेक्ट को भोपाल में लाकर जो है स्थापित किया गया। बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इसमें आपको एंशिएंट टाइम पीरियड से वर्तमान तक ह्यूमन कैसे-कैसे डेवलप हुआ है,
क्या गतिविधियाँ रही हैं। इसके अलावा भारत में कौन-कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं अलग-अलग क्षेत्रों में, कैसे रहते हैं, उनके घर कैसे होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, इन सब चीज़ों को स्थापित किया गया। तो बहुत सारी झुग्गी-झोंपड़ियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अलग-अलग जनजाति के वहाँ पर पूरा लिखा हुआ है डिटेल, कौन-सी जनजाति है, किस क्षेत्र की है, उनके घर कैसे होते थे, कौन-कौन से औज़ार, हथियार, एग्रीकल्चर में जो औज़ार होते हैं यूज़ करते थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं स्थापित, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो एक बार यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें, ठीक है ना? इसके अलावा यहाँ पर नायक-नायिकाएँ भी पहुँच जाते हैं कई बार, है ना? उनको खाली झुग्गियाँ मिल जाती हैं तो बतियाने के लिए, बात करने के लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप भी विज़िट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब ये हो गया आपका बड़ा तालाब। अब बड़े तालाब से छोटे तालाब के बीच में पड़ता है पुल पुख्ता उसको कहा जाता है, लोअर लेक ब्रिज उसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पुल पुख्ता। पुल पुख्ता क्या है? तो बड़े तालाब पर जो पार बनाएगी जिससे कि पानी रुके, ठीक है ना? उस पार को ही पुल पुख्ता के नाम से जाना जाता है। तो बड़े तालाब और छोटे तालाब को अलग करता है और छोटे तालाब का निर्माण जो है लगभग-लगभग 1794 में नवाब छोटे खान ने करवाया था, ठीक है? अब नवाब छोटे खान ने कुछ नहीं करवाया था, छोटे तालाब को एक आकार दिया था, वरना एक नदी के रूप में ये पानी जो है 20 सिटी से होकर बह जाता था। क्या कहानी हुई, क्या कैसी घटना हुई उसके बारे में बताता हूँ। पहले ये बता दूँ कि ये जो पार है ना? या ब्रिज जिसको आप कहते हो, इसको राजा भोज ने ही बनवाया ताकि कि बड़े तालाब को पानी को रोका जा सके। ये जो पार बनाई है, डैम जिसको आप बोल सकते हो, ये जो बनाया गया इसमें कोई गेट वगैरह नहीं थे, परमानेंट इसको रोक दिया गया था पानी को, ताकि कि पानी शहर में ना पहुँचे, ठीक है ना? ये इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो अभी वर्तमान में इससे एक हाईवे गुजरता है बगल में पार्क, लगभग मेरे ख्याल से, ठीक है ना, 300 से 400 या 500 जो है फीट चौड़ाई वाला एरिया है ये, है ना? उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? क्योंकि इसके ऊपर आपको अभी वर्तमान में रोड मिलेगा, ठीक है? 4 लाइन रोड है, लेक व्यू टाइप का है, बगल में बहुत सारी जगह बची। इसके अलावा आप देखोगे तो कमला पार्क इस पर ही बना हुआ है। इसी कमला पार्क पर रानी कमलापति का महल बना हुआ है। रानी कमलापति का महल, जो कि बाहर से जब आप देखोगे कमला पार्क साइड से, फ्रंट से, तो ये एक मंजिल आपको जो है महल दिखाई देता है, पर बैक साइड से अगर आप देखोगे तो ये जमीन में नीचे जो है लगभग 3 से 4 मंजिला बना हुआ है, ठीक है? जिसमें 3 मंजिल इसकी जो है वो पानी में डूबी हुई है वर्तमान में। इसके पीछे की भी एक कहानी है रानी कमलापति की, ठीक है ना? क्या कहानी है उस पर भी हम लोग ज़रूर चर्चा करते हैं, ताकि आपको स्टोरी सुन के कुछ इतिहास समझ में आ जाए, आपको थोड़ा-सा मज़ा आ जाए, ठीक है? रानी कमलापति की हम बात करें तो देखो, परमार शासकों के बाद अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित हुआ। फिर एक समय आया, ठीक है, जब मिडिल काल चल रहा था, मिडिल टाइम पीरियड जो था आपका, उस समय पर गोंडवाना रियासतें बढ़ी, जिनके 52 गढ़ हुआ करते थे। उन्हीं गोंडवाना रियासत का भाग था भोपाल क्षेत्र भी, ठीक है? भोपाल, रायसेन, आस-पास का पूरा जो क्षेत्र था आपका, गोंडवाना रियासत के अंतर्गत आया आया करता था, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी गोंड शासक हुआ करते थे, जिनका नाम था निजाम शाह। तो निजाम शाह की बात करें तो निजाम शाह के समय पे ये भोपाल पूरी रियासत उन्हीं के अंडर में आती थी, गोंड शासक थे, ठीक है ना? उन्होंने कई विवाह किए थे, उसमें उनकी जो सबसे छोटी रानी थी, है ना? जो कि अब्दुल्लागंज के पास में उनका किला भी है, ठीक है? तो वहाँ की राजकुमारी थी, उनसे उन्होंने विवाह किया और उनकी सबसे खूबसूरत और चहेती रानी हुआ करती थी रानी कमलापति। तो कई रानियों में सबसे छोटी रानी और सबसे प्रिय रानी थी रानी कमलापति, ठीक है? नवल उनके बच्चे का नाम था, बहुत छोटे थे। ये उन्हीं के टाइम पीरियड की बात है। तो निजाम शाह के समय पर याद रखेंगे कि इनका एक भतीजा हुआ करता था, ठीक है ना? जिसका नाम था आलम शाह। आलम शाह जो है वो बाड़ी, आपने सुना होगा रायसेन जिले में बाड़ी तहसील है, ठीक है ना? वहाँ पर एक किला बना है, चौकीगढ़ का किला, ठीक है ना? चौकीगढ़, चौकीगढ़ का किला जो बाड़ी का डैम है उसके बीचों-बीच आता है, यानी कि चौकीगढ़ के किले पे अब तो ख़ैर रास्ता बना दिया गया है, वरना पहले पानी के थ्रू ही आपको जाना पड़ता था। कि ये पानी से घिरा हुआ एरिया है, ठीक है ना? तो यहाँ चौकीगढ़ के किले में इनका एक भतीजा रहता था, ठीक है? जिसका नाम आलम शाह था। वो चाहता था भोपाल पर कब्जा, यानी कि पूरी रियासत उसके अंडर में आ जाए, इसलिए उसने धोखे से क्या किया, निजाम शाह को जहर दे दिया, जिससे निजाम शाह की मृत्यु हो गई। तो रानी कमलापति को डर था कि ये भाई आक्रमण करेगा जरूर, तो इससे बचने के लिए उसी समय पर अफगान जो शासक था, ठीक है, एक सेनापति था दोस्त मोहम्मद खान, उसकी एंट्री हुई थी भोपाल में। उन्होंने उससे जो है मित्रता की, सुलह की और उसको जो है बातचीत हुई, तो उन्होंने उसको बहन कहा कि रानी कमलापति को उन्होंने बहन के रूप में माना, उन्होंने भाई के रूप में माना और एक डील हुआ कि भाई आप अपनी सेना के साथ आक्रमण करें, आलम शाह को पराजित करें, ठीक है ना? उसके बदले हम आपको जो है 1 लाख रुपए, कहीं-कहीं पर 4 लाख रुपए मिलता है इतिहास में, वो देने का बात हुई। ठीक है? दोस्त मोहम्मद खान ने क्या किया, अटैक किया, आलम शाह को मार दिया, है ना?
क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उसके बाद ये वापस आया और इसने जो है रानी कमलापति के सामने, ठीक है, ऑफर रखा कि मुझे आपसे निकाह करना है, यानी कि शादी करनी है, और इससे क्या होगा कि पूरी भोपाल रियासत भी हमारी हो जाएगी। रानी कमलापति ये नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि युद्ध होगा, ठीक है, लेकिन इस युद्ध से कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा। युद्ध हुआ भी, जिससे कि इनकी सेना हारी, और जब वो किले पर कब्जा करने के लिए आने लगा तो रानी कमलापति ने जो कमलापति महल है उसी के आगे जल समाधि ले ली। जल समाधि कैसे ली? तो ये जो पार बनी है इसी से जुड़ी है वो कहानी, ठीक है ना। आप अगर सैटेलाइट मैप में दिखा पाता तो बताता, लेकिन आप देख के समझ जाएंगे, कभी बता भी दूंगा आगे, ठीक है ना। ये मान के चलो आपका बड़ा तालाब है, ये आपकी पार बनी है, ये उनका महल है, और ये आगे जो है आपका छोटा तालाब बन गया है, ठीक है ना। पहले तालाब नहीं था, नदी के रूप में था, तो यहाँ पर गहराई बहुत है, तो यहाँ बहुत सारे इन्होंने कुंड बनवा रखे थे। कुंड मतलब समझते हैं ना, जिसमें कि पानी भरा होता है, छोटे-छोटे कुंड या बावड़ी जिनको आप कहते हैं, ठीक है ना? स्विमिंग पूल टाइप की जो बावड़ी होती हैं, कहा जाता है उसमें बहुत सारी बावड़ी यहाँ पर हुआ करती थी, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं आता था, बस ज़मीन का पानी रिस के आता था, और वो गहराई बहुत ज़्यादा थी, है ना? सैकड़ों फीट गहराई थी, तो नीचे ज़मीन का शुद्ध साफ पानी वहाँ पर आता था। तो इन्होंने, कहा जाता है कि एक बावड़ी में अपनी पूरी संपत्ति और 1 लाख के लगभग जो मोहरें थी सोने की, जो उनको दोस्त मोहम्मद खान को देनी थी वो, और जितना भी पूरा खजाना था वो लेके, और एक पारस पत्थर की कहानी भी बहुत फेमस है कि इनके पास पारस पत्थर हुआ करता था, ऐसी कई कहानियां हैं, वो लेके बावड़ी के अंदर उन्होंने जल समाधि ली। और साथ में जब ये बाउंड्री बनाई गई थी, जो पार बनी है जिसको हम ब्रिज बोलते हैं, ये पूरा निचड़ बना हुआ है, यानी कि इससे पानी नहीं रिसता था, लेकिन इसमें कहा जाता है कि राजा भोज ने बनवाते समय पर एक ऐसी चट्टान बनवाई थी, ठीक है, जिसको अगर तोड़ दिया जाए तो पूरा पानी जो है निकल सकता है, रिस सकता है। तो कहते हैं कि रानी कमलापति ने वो एक जो पत्थर लगा हुआ था, ठीक है, अब उस समय की टेक्निक थी जो भी, उसको तोड़वा दिया। तो उसको तोड़वाने से क्या हुआ कि बड़े तालाब का जो पानी है वो बहकर यहाँ से निकलने लगा, और इससे क्या हुआ, रानी कमलापति की जल समाधि हो गई, जिसमें वो अपने पूरी धनराशि के साथ डूब गई, ठीक है ना। इसी वजह से फिर आगे चल के जब इसको डैम बनवाया गया, ठीक है ना, तो जब आगे पार बनवा दी गई और जब ये डैम के रूप में बन गया 1794 के लगभग में, तो उस समय तक यहाँ पानी और ज़्यादा भर गया। कई प्रयास किए गए खजाना निकालने के, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि सैकड़ों फीट गहराई है। अब तो खैर कीचड़ विचड़ बहुत सारी चीज़ें हैं, और तालाब से पानी रिस रिस के आता है, तो साफ भी नहीं है कि अंदर देखा जा सके, लेकिन कहा जाता है कि बहुत बड़ा खजाना आज भी छुपा है। और जो रानी कमलापति का जो महल है उसकी भी 2 से 3 मंजिल पानी में डूबी हुई है। कभी अगर आप विजिट करने जाओगे तो एक मंजिल से नीचे ही झांकोगे, पानी भरा हुआ आपको दिख जाएगा, और एक अजीब सी आवाज आती है पानी रिसने की। वो कहा जाता है कि उसी चट्टान से, उसको कई प्रयास किए गए बंद करने के, कई इंजीनियर्स बुलवाए गए कि उसको जो है रोक दिया जाए किसी तरीके से, वो संभव नहीं है। अगर उस चट्टान के साथ छेड़खानी होती है तो ये हो सकता है कि पूरा का पूरा ब्रिज ही टूट जाए, इसलिए उसके साथ छेड़खानी कोई नहीं करता, और उस जगह को बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो ये वो जगह है जिससे कि ये बना हुआ है पूरा। छोटा तालाब इसको लोअर लेक बोलते हैं, तो ये जाहिर सी बात है पहले पानी बह रहा था। 1794 में याद रखना क्या हुआ, जो व्यक्ति थे, ठीक है ना, छोटे नवाब छोटे खान, उन्होंने जब आगे पार बनवा दी तो इससे क्या हो गया कि एक तालाब के रूप में बनने लगा, ठीक है ना। तो बड़े तालाब से जो पानी रिस कर आता है वो यहाँ पर आकर जो है रुक जाता है, तो ये छोटा तालाब सिटी के बीचों बीच है, तो बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। ये है रानी कमलापति, जो छोटा तालाब बना हुआ है वहां पर इनकी प्रतिमा है। जिस जगह पर प्रतिमा है याद रखेंगे, वहीं पर कहा जाता है कि इन्होंने जल समाधि ली थी, पीछे की साइड तालाब के जस्ट पास, ठीक है। ये वो उनका किला है, ये कमला पार्क है पूरा। कमला पार्क में ये किला जो है फ्रंट गेट है, यहाँ से ऐसा दिख रहा है एक मंजिला, ठीक है ना, इतना जो है यहाँ से दिखता है। बाकी का ये पूरा क्षेत्र जो है पिछला हिस्सा है, जो कि छोटे तालाब के बीच में है। कहा जाता है इसके नीचे जो है कई मंजिला बनी थी, जो कि पूरे के पूरे क्या हो गया, पानी में डूब चुका है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे रानी कमलापति से संबंधित घटनाएं, है ना। फिर रानी कमलापति के नाम पर जो है आपको पता होगा रेलवे स्टेशन बना दी गई है। रानी कमलापति पहली प्राइवेट ट्रिपल पी मॉडल पर बनी स्टेशन है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बना दी गई है, ठीक है। अगली बात करते हैं लाखा बंजारा झील। किसकी बात हो रही है? लाखा बंजारा झील की बात हो रही है, ठीक है। लाखा बंजारा, अच्छा इसके पहले एक और तालाब है, छोटा तालाब बड़ा तालाब होगा, और एक है शाहपुर झील, है ना। ये भी भोपाल में बनी, बहुत खूबसूरत झील है भोपाल में, ठीक है। ये कृत्रिम झील, इसको भी बनाया गया था 1974-75 में, इसका जो है निर्माण करवाया गया था शाहपुरा लेक का, है ना। ये भी सिटी के बीचों बीच बनी है सुंदरता के लिए। अगला है लाखा बंजारा झील, ठीक है। लाखा बंजारा झील जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर में स्थित है, याद रखना। तो सागर शहर में आती है लाखा बंजारा झील, इसे सागर झील भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपका जो है नेक्स्ट वेटलैंड बन सकता है, अगला रामसर साइट इसको घोषित किया जा सकता है ना। इसका निर्माण 1820 के आसपास में माना जाता है कि कराया गया था इस झील का निर्माण, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आ जाते हैं लोकपाल सागर। लोकपाल सागर की बात करें तो पन्ना के जो राजा थे, राजा
लोकपाल सिंह, ठीक है, जो कि 1893 से 97 के बीच उन्होंने, याद रखना, अपने नाम पर इस सागर या तालाब का जो है निर्माण कराया था, लोकपाल सागर। इससे 500 हेक्टेयर से अधिक भूमि जो है, कृषि भूमि, उसकी सिंचाई वगैरह की जाती है ना। फिर आता है ग्वाल सागर, तो टीकमगढ़ जिले में स्थित है ग्वाल सागर, याद रखना। इसका निर्माण चंदेल राजा मदन वर्मन के द्वारा जो है 1030 से लेके 1165 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था, ग्वाल सागर झील का, है ना। अगला आता है धर्म सागर, तो पन्ना नगर में स्थित धर्म सागर, याद रखना, ठीक है। मदर शाह धार्मिक सूफी संत की स्मृति में, ठीक है, धर्म सागर तालाब का निर्माण करवाया गया था। ये डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं भैया, कौन सा सागर कहां पर है। फिर आता है मुंज सागर झील, बहुत महत्वपूर्ण है, धार जिले के मांडू में, याद रखना। परमार वंश के राजा थे वाकपति मुंज, उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। परमार शासक वाकपति मुंज थे, महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, उनके द्वारा मुंज सागर झील का निर्माण करवाया गया था। मांडू में ये आज भी स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। फिर आता है हनुमान ताल, तो ये जबलपुर शहर में हनुमान ताल फेमस है, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस है। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 ताल और 84 तलैया हुआ करती थी, ठीक है। 52 जो है तालाब हुआ करते थे, 84 छोटी छोटी तलैया हुआ करती थी, लेकिन अब लगातार कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो है इन छोटी छोटी तलैयों को लगभग नष्ट कर दिया गया, और जो तालाब है उन पर भी कब्जा करके अवैध निर्माण कर दिया गया और बाद में उनको वैध घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो बहुत कम तालाब बचे हैं, लेकिन याद रखना हनुमान ताल बहुत फेमस है ना। इस तालाब और तलैयों का निर्माण जो है गोंड शासकों ने करवाया था, ठीक है। वर्तमान में केवल कुछ खास तालाब ही सुरक्षित बचे हैं, बाकी सब जगह जो है शहरीकरण में चली गई है। इसलिए वेटलैंड इनको घोषित किया जा रहा है, ताकि कि सरकार उनको सुरक्षित कर सके और ये अवैध कब्जा जो होता है इसको रोका जा सके। फिर आती है सांग सागर झील, ठीक है। सांग सागर झील और माधव सागर झील को जो है 1918 में मनिहार नदी के किनारे बनवा, मतलब मनिहार नदी पर बनवाया गया था। ये झील माधव राष्ट्रीय उद्यान में है, याद रखना। 2022 में रामसर साइट इसको घोषित कर दिया गया है, ठीक है, शिवपुरी में। इसके बाद आ जाता है सिरपुर तालाब, सिरपुर तालाब भी रामसर साइट है, जो कि इंदौर के सिरपुर में, याद रखना, स्थित है। और यशवंत सागर, ये दोनों तालाब यहीं पर है, सिरपुर तालाब और यशवंत सागर। 2022 में इन दोनों को भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। फिर आता है रानी तालाब, तो रानी तालाब रीवा शहर के दक्षिणी भाग में स्थित है ना, तो रीवा में है। झील के पश्चिम में देवी काली का एक बहुत विशिष्ट मंदिर जो है बना हुआ है इसमें। फिर आता है गोविंदगढ़ तालाब, तो गोविंदगढ़ तालाब जो है ये भी रीवा जिले में शामिल है। यह 1913 में महाराजा रघुराज सिंह जूदेव के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो इतिहास में पढ़ते हैं इनके बारे में, ठीक है। रघुराज सिंह जूदेव, इनके द्वारा बनवाया गया था। गोविंदगढ़ रीवा के महाराजाओं की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था, यानी कि गर्मियों के समय में जो राजा महाराजा हैं वो समय बिताने के लिए इन तालाबों के किनारे पर रहा करते थे। फिर आ जाता है संग्राम सागर झील। संग्राम सागर झील की बात करें तो जबलपुर का चर्चित पर्यटन स्थल है, ठीक है। शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। इस झील का निर्माण 15वीं शताब्दी में गोंड शासक संग्राम शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, यह झील, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो संग्राम शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। फिर आती है चिड़ीखो, ठीक है। चिड़ीखो जो है राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ में स्थित जो झील है उसको बोलते हैं चिड़ीखो झील, ठीक है। इसको नरसिंहगढ़ को मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है, मालवा ए कश्मीर, है ना। ये प्रश्न आ चुका है एमपीपीएससी में कि मालवा का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे नरसिंहगढ़ को कहा जाता है। लोग पचमढ़ी लगा देते हैं, ठीक है ना, जबकि मध्य प्रदेश का कश्मीर या हिल स्टेशन पचमढ़ी है। मालवा के नाम पर अगर पूछा जाए कि मालवा का पचमढ़ी क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नरसिंहगढ़ आपका मालवा का है, ठीक है। फिर झीलों की नगरी भोपाल की बात करें तो भोपाल शहर को मध्य प्रदेश की झील की नगरी बोलते हैं, सबको पता है। भोपाल में लोअर झील, अपर झील, शाहपुरा झील, मनीषा झील, मोतिया तालाब, ठीक है ना, और एक और खतरनाक नाम है, उसका नाम है लेंडिया तालाब, ठीक है। तो ऐसे कुछ तालाब बने हुए हैं, धीरे धीरे सब नष्ट होते जा रहे हैं। फिर बलराम ताज योजना, जब तालाब पढ़ ही रहे हो तो तालाब से संबंधित कुछ योजनाओं को भी अपन देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे, एक योजना है बलराम तालाब योजना, एमपीपीएससी में इससे प्रश्न आ चुका है। बलराम तालाब योजना क्या है, तो याद रखना 25 मई 2007 को स्टार्ट की गई थी। क्या था, खेती के लिए जल संचय हेतु इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत तालाब आप अपने खेत में जो पड़ती भूमि होती है किसान के पास, उसमें किसान तालाब खुदवा सकता है, इसके लिए सरकार पैसा देती है। आप तालाब का निर्माण करेंगे, उसमें पानी एकत्रित होगा, तो एक तो आपका वाटर लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और साथ में जो पानी एक्स्ट्रा है आप उससे अपनी खेती में सिंचाई भी कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आप अपने पास अगर भूमि है तो उसमें आप तालाब का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। सिंचाई में योगदान की बात करें तालाबों की, तो मध्य प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग लगभग 3.2% हिस्सा तालाबों और झीलों से सिंचाई होती है। और इसमें बालाघाट और सिवनी जो महत्वपूर्ण जिले हैं जिनमें सर्वाधिक तालाब, सिवनी जिला सर्वाधिक तालाबों वाला जिला है आपका सिवनी, ठीक है ना। बालाघाट और सिवनी जो है
ऐसे जिले हैं जिनमें तालाबों से सबसे अधिक सिंचाई होती है पूरे के पूरे मध्य प्रदेश का, अगर हम कंपैरिजन करें तो। तो ये था आज का टॉपिक, तालाब और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टॉपिक किस विषय पर चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सभी ग्रुप में आप ऐड ज़रूर हो जाएँ, जो कि आपको आगे काम आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।